बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक आयोजित, मंत्री गणेश जोशी ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने डिजिटल प्रचार पर दिया जोर। नए प्रवेश शुल्क बोर्ड का शुभारंभ, नैनीताल नगर पालिका प्रशासन ने लगाया टोल टैक्स। पालिका अध्यक्ष डॉक्टर सरस्वती खेतवाल ने फीता काटकर किया शुभारंभ। सीएम धामी के ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान तेज, नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी, स्मैक तस्कर को किया गया गिरफ्तार। चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैंप परिसर में मॉक ड्रिल, ज्यादातर व्यवस्थाएं दुरुस्त, कुछ में मिली कमी, एसपी और एसडीएम ने संभाला पूरा मोर्चा। और दुबई में फंसे युवक की सकुशल वापसी, एसएसपी मणिकांत मिश्रा की त्वरित कार्रवाई, किच्छा निवासी विशाल लौटे अपने घर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मजदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए सैनिकों को लेकर यह निशाना साधा गया है कांग्रेस की तरफ से, जहां शहीद हुए सैनिकों के परिवार को दी जा रही कम धनराशि। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार भी सामने आया है। शहीदों का अपमान कर रहा विपक्ष। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए सैनिकों के परिवार को एक शहादत के रूप में दी जा रही है राशि। शहादत पर किसी भी तरह की नहीं होनी चाहिए राजनीति, महेंद्र भट्ट ने कहा। इस बीच पैसों से न गिना जाए शहीद का बलिदान, शहीद का नहीं होता कोई मूल्य, कांग्रेस को नहीं करनी चाहिए ऐसी ओछी राजनीति। इस समय एकजुट होकर देश और सेना के साथ खड़े रहे। देखिए, शहीद की बलिदान है उसे पैसों में तोलने का अगर कांग्रेस के लोग काम करें तो ये बहुत ही मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। शहीद का कोई मूल्य नहीं होता है। शहीद परिवार के लिए आंध्र प्रदेश सरकार और भारत सरकार जो अनुमन्य चीज है उसको तय करती है। लेकिन इस प्रकार की बयानबाजी अगर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कर रहे हैं तो उस व्यक्ति का, उस शहीद का अपमान कर रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे। मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के मसूरी मंडल की नवगठित कार्यकारिणी की एक परिचयात्मक बैठक आयोजित की गई है और इस बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रतिभाग किया है और सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य के कार्यकाल की कामना की है। बैठक में राज्य मंत्री कैलाश पंत, बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी और मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने भी उपस्थित रहकर कार्यकारिणी की सदस्यों को नई जिम्मेदारियों के लिए बधाई दी है और संगठन के प्रति समर्पण से कार्य करने का आह्वान किया है। बैठक में जहां नेहा जोशी ने सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी एवं सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने पर जोर दिया, तो वहीं कैलाश पंत ने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर समन्वय बनाकर कार्य करने का आह्वान किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और ये कार्यकर्ता आधारित संगठन है। उन्होंने कहा कि पार्टी हमेशा अपने समर्पित कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान और अवसर देती है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से पार्टी के आगामी कार्यक्रमों में सक्रिय सहभागिता की अपेक्षा जताते हुए कहा है कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। मंत्री जोशी ने संगठनात्मक एकता और निरंतर संवाद को पार्टी की ताकत बताया। आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। पार्टी ने आप पर भरोसा जताते हुए आपको ये जिम्मेदारी दी है। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना ये गर्व की बात है। और वहीं नैनीताल नगरपालिका प्रशासन द्वारा नए प्रवेश शुल्क बोर्ड का शुभारंभ किया गया है। पालिका अध्यक्ष डॉक्टर सरस्वती खेतवाल ने नवनिर्मित प्रवेश शुल्क बोर्ड का विधिवत पूजा अर्चना कर फीता काटकर शुभारंभ किया। आपको बता दें कि कलाढूंगी मार्ग से जो लोग नैनीताल अपने वाहनों से प्रवेश करेंगे उनको टोल टैक्स देना होगा। नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर सरस्वती खेतवाल कहा कि नैनीताल उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में नगर पालिका परिषद द्वारा 12 पत्थर काला ढूंगी मार्ग से जो है वाहनों के प्रवेश के लिए टोल टैक्स का निर्माण करवा दिया गया है। नए टोल टैक्स के शुभारंभ से पालिका की आय में वृद्धि होगी, साथ ही नगर पालिका कर्मचारियों को वेतन आदि देने में अब सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। एक हमारा एक सोर्स है जो कि यहाँ की आय बढ़ सकती है। अभी तो गर्मी है, अच्छा हो रहा है, मौसम अच्छा हो रहा है, सुविधाएं दी जाएंगी, सारी चीजें उनके कर। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।
उत्तराखंड, जिसे देवभूमि कहा जाता है, अब आध्यात्मिकता और आर्थिक विकास का केंद्र बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करते हुए उत्तराखंड सरकार ने पिछले 3 वर्षों में राज्य को एक स्पिरिचुअल हब बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। ऋषिकेश को योग नगरी के रूप में नई पहचान मिली है। दुनिया भर से साधक यहाँ योग और ध्यान सीखने आ रहे हैं। यहाँ के आश्रम और संस्थान इसे वैश्विक योग केंद्र बना रहे हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्निर्माण से न सिर्फ श्रद्धालुओं को सुविधाएं मिल रही हैं, बल्कि स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। पर्यटन में भारी वृद्धि देखी गई है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को नया बल मिला है। अब सरकार हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर विकसित कर रही है, जो भारत और दुनिया के आध्यात्मिक यात्रियों के लिए एक अद्वितीय अनुभव लेकर आएगा। ये प्रोजेक्ट गंगा के किनारों पर एक नया धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र विकसित करेगा। 4 धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए सड़कों का चौड़ीकरण, हेली सेवाओं का विस्तार और डिजिटल सुविधा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिससे लाखों श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के यात्रा कर पा रहे हैं। उत्तराखंड अब आध्यात्मिकता और विकास का संगम बन रहा है। हम देवभूमि को विश्व भर में एक नई पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उत्तराखंड अब सिर्फ देवभूमि ही नहीं, बल्कि विश्व आध्यात्मिक केंद्र बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। योग, ध्यान, पर्यटन और विकास के इस नए युग में देवभूमि नए आयाम छू रही है। देवभूमि आध्यात्म और आर्थिक प्रगति की नई राह। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। खबरों पे आगे बढ़ेंगे। 4 धाम यात्रा ट्रांजिट कैंप परिसर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल करने का मकसद प्रशासन की अपनी तमाम व्यवस्थाओं को परखना रहा। मॉक ड्रिल में ज्यादातर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गई। कुछ आपसी सामंजस्य की कमी देखी गई, जिसे सुधारने के निर्देश दिए गए। मॉक ड्रिल के तहत कंट्रोल रूम को सूचना जारी हुई कि 4 धाम यात्रा ट्रांजिट कैंप की बिल्डिंग के किचन में आग लग गई है, जो धीरे धीरे परिसर में फैल रही है। घटना में 6 यात्री घायल हुए हैं, जिनमें 2 यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। सूचना फ्लैश होते ही तमाम विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। ट्रांजिट कैंप परिसर में पहुंचकर आग को बुझाने का प्रयास शुरू किया। इस दौरान कुछ देर के लिए ट्रांजिट कैंप का मुख्य गेट बंद कर दिया गया है और यात्रियों का उन्हें अंदर नहीं आने दिया गया। कैंप परिसर में फंसे 69 यात्रियों को सुरक्षित बाहर भी निकाला गया। एसपी देहात जया बलूनी और एसडीएम योगेश मेहरा के हाथ मॉक ड्रिल की पूरी कमान रही। करीब 55 मिनट तक मॉक ड्रिल चलाई गई। 11 बजे यहाँ पर जो किचन है फर्स्ट फ्लोर पर, उसमें आग लगने की सूचना मिली है। उसके बाद जब सूचना फ्लैश हुई, सूचना मिलने के बाद हमारी जो फायर की टीम थी, एसडीआरएफ की टीम थी, फर्स्ट रिस्पॉन्डर थे जो यहाँ पर पहुंची। इसके बाद अन्य विभागों की टीम, स्टेजिंग एरिया जो कि बस स्टेशन था वहाँ पर बनाया गया था, सभी टीम्स वहाँ पर कलेक्ट हुई और जैसे जैसे सूचनाएं मिलती रही, जैसे जैसे पता चलता रहा कि क्या यहाँ का घटनाक्रम है, रेस्क्यू के लिए जैसे बसेस की डिमांड की गई, पीडब्ल्यू की टीम आई, फायर टेंडर के अलावा जो जल संस्थान के टैंकर थे उनको बुलाया गया समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर, तो वो ड्रिल की जा रही थी। और उनका टाइमिंग भी नोट किया गया कि कितना समय आने में, कितना समय रेस्क्यू में लगता है। तो इसमें कुल मिलाकर जो लास्ट में आया वो ये कि 6 इसमें घायल थे, जिनको कि 2 को हायर सेंटर रेफर किया गया, 4 सामान्य रूप से घायल थे जो एक प्राथमिक उपचार के बाद स्वस्थ हो गए। टोटल 70 लोगों को यहां से रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। तो ये टोटल ड्रिल थी। डीब्रीफिंग में जो कुछ कमियां परिलक्षित हुई हैं वो इस तरह से थी कि जैसे रेड क्रॉस की टीम आई थी, उन्हें समय से मैसेज नहीं हो पाया, जिससे कि वो जो मेडिकल टीम को असिस्ट करती है वो नहीं कर पाई। इसके अलावा जो पावर कट था वो उसकी सूचना समय से नहीं गई। जैसे ही आग लगती है तो सबसे पहले उसमें पावर कट होना चाहिए था। तो ये कुछ कमियां परिलक्षित हुई हैं। बाकी इसके अलावा जो हमारी कोऑर्डिनेशन था, जो कम्युनिकेशन था, वो बहुत अच्छा रहा है और सभी टीम ने अपना जो भी बेस्ट किया है इसमें। तो मॉक ड्रिल ओवरऑल एक सक्सेस रही है। जो 4 धाम यात्रा ट्रांजिट कैंप में आज फायर के रिगार्डिंग रखी गई थी, इसमें सभी लाइन डिपार्टमेंट्स का काफ़ी बेटर कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिला और काफ़ी आपसी जो सहयोग था उसके माध्यम से मॉक ड्रिल सफल रही। और इस मॉक ड्रिल में जो 69 के करीब यात्रियों को जो है वो जो फंसे हुए थे उनको बाहर निकालने
और 4 जो घायल व्यक्ति थे उनका मौके पर उपचार करने और 2 जो क्रिटिकली घायल थे उनको सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले जाने का ये मॉक ड्रिल था। इसके अलावा इसमें ये भी देखा गया कि जो आग लगने की स्थिति में जिन जिन डिपार्टमेंट्स का मुख्य भूमिका रहती है, चाहे वो हमारा फायर डिपार्टमेंट हो, पुलिस विभाग हो, एसडीआरएफ हो, रेवेन्यू हो, तो सभी का किस तरह का रिस्पांस टाइम क्या क्या रहा। तो सभी का रिस्पांस टाइम अपना जो निर्धारित मानक है उसमें बिल्कुल सही पाया गया। इसमें ये भी मॉक ड्रिल में किया गया कि बाई चांस फायर टेंडर में पानी की कमी हो जाती तो किस प्रकार से हम जो है जल संस्थान से सहयोग करके पानी की सप्लाई सुनिश्चित करते हैं, किस तरह से ड्रोन सिस्टम का उपयोग करके हम बिल्डिंग के कोने कोने में लगे जो बचे हुए लोग हैं उनको हम सेफ्टी करते हैं, किस तरह से हम पीडब्ल्यूडी के माध्यम से बिल्डिंग का सेफ्टी ऑडिट करते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर की गई और ये मौके 6 यहाँ पे घायल थे, वो एक आम व्यक्ति थे। हालांकि ये रोल जो है वो होमगार्ड के जवानों के द्वारा सिविल ड्रेस में किया गया और जिनमें से 2 जो क्रिटिकली घायल थे उनको सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रोकेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। उत्तराखंड सरकार ने बीते 3 वर्षों में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया है। इन योजनाओं के माध्यम से शहरी गरीबों को रोजगार, वित्तीय सहायता और आवासीय सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिससे उनकी आजीविका बेहतर हुई है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत स्वरोजगार, कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया है। सैकड़ों युवाओं को विभिन्न उद्योगों में प्रशिक्षित कर स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत छोटे व्यापारियों को 10,000 से 50,000 तक के बिना गारंटी ऋण उपलब्ध कराए गए हैं। इससे उत्तराखंड में हजारों स्ट्रीट वेंडरों को डिजिटल लेन देन और व्यापार विस्तार में मदद मिली है। मुझे 10,000 का लोन मिला था, फिर 20,000 का मिला है, अब 50,000 का मिला है। इससे मेरी आजीविका बहुत अच्छी चल रही है। मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। हम लोगों को रेहड़ी वाले को लोन प्राप्त हुआ, जिससे बहुत सुविधा मिला। पहले तो 10,000 का लोन मिला था, उसके बाद 50,000 का लोन मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50,000 से अधिक घरों का निर्माण हुआ, जिसमें निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों को किफायती आवास मिले हैं। स्मार्ट सिटी योजनाओं के तहत शहरी बुनियादी ढांचे को भी सुदृढ़ किया गया है। उत्तराखंड सरकार शहरी विकास को सिर्फ बिल्डिंग और सड़क निर्माण तक सीमित नहीं रख रही, बल्कि आम नागरिकों की आजीविका को भी मजबूत बना रही है। आने वाले वर्षों में ये योजनाएं आर्थिक समृद्धि, आत्मनिर्भरता और स्वच्छ हरित शहरी जीवन की नई मिसाल पेश करेंगी। आत्मनिर्भर शहर, सशक्त उत्तराखंड, विकास की नई उड़ान। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक बड़ा कमाल देखने को मिला है। हल्द्वानी के गौलापार में अवैध प्लॉटिंग पर चला प्रशासन का बुलडोजर। बिना अनुमति 3 हेक्टेयर भूमि पर हो रहा था अवैध प्लॉटिंग का खेल। विकास प्राधिकरण ने ये सख्त रुख अपनाया। एक कॉलोनी जो थी वो अवैध थी, उसे प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया है। मुस्लिम समुदाय की पूरी बस्ती बसात किए जाने की शिकायत लगातार सीएम हेल्पलाइन नंबर में की गई थी दर्ज और आनन फानन में की गई थी। 111 लोगों की रजिस्ट्री, 109 मुस्लिम समुदाय के लोगों में की गई रजिस्ट्री। ज्यादातर बाहरी राज्यों के बताए जा रहे मुस्लिम। सिटी मजिस्ट्रेट और प्राधिकरण के संयुक्त सचिव एपी वाजपेयी के नेतृत्व में की गई ये बड़ी कार्रवाई। प्रशासन और प्राधिकरण के अन्य अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। डना सिंह के निर्देश पर उपजिलाधिकारी तहसीलदार ने भी जांच की थी। प्राधिकरण की ओर से चालान और नोटिस भी किए गए थे जारी। और ऐसे में कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। अवैध निर्माण या प्लॉटिंग में किसी भी सूरत को बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा, और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। तो देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये बड़ा एक्शन अब देखने को मिल रहा है, जहां हल्द्वानी के गौलापार में अवैध प्लॉटिंग पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। बिना अनुमति 3 हेक्टेयर भूमि पर हो रहा था अवैध प्लॉटिंग का खेल। विकास प्राधिकरण ने अपना सख्त रुख अपनाया है और ऐसे में एक अवैध
कॉलोनी के प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया है। मुस्लिम समुदाय की पूरी बस्ती बसा दिए जाने की शिकायतें सीएम हेल्पलाइन नंबर में लगातार दर्ज की जा रही थी और ऐसे में आनन फानन में की गई थी 111 लोगों की रजिस्ट्री और 109 मुस्लिम समुदाय में लोगों की भी रजिस्ट्री की गई थी और ज्यादातर बताए जा रहे हैं जो मुस्लिम थे वो बाहरी राज्यों के बताए जा रहे हैं। और उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल, ये जो अवैध प्लॉटिंग पर बड़ी कार्रवाई हुई है, कब किस समय हुई और क्या इन्हें पहले से नोटिस जारी किया गया था? हाँ, सपना कहे तो एक बार फिर कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी एक्शन में दिखाई दिए हैं। ये हल्द्वानी के गोलापार की ये घटना है। वहां पर अवैध प्लॉटिंग में लगातार प्लॉट काटे जा रहे थे और जिसकी शिकायतें लगातार कहें तो सीएम हेल्पलाइन में चल रही थी। जब सीएम हेल्पलाइन से लोगों ने शिकायत करी, इसकी पूरी जांच हुई। जब जांच निकल के आई जिलाधिकारी द्वारा, जब यहाँ इसमें समिति गठन की जांच की गई तो उसके बाद देखा गया ये पूरी जो प्लॉटिंग की जा रही है वो कहीं ना कहीं नियमों के विरुद्ध है। इसके बाद जो विकास प्राधिकरण है वहां का, नैनीताल विकास प्राधिकरण है, तो उन्होंने वहां पर जब देखा तो चीजें फिर पूरी इसके लिए टीम दी गई और सारी भारी पुलिस बल और अधिकारियों के बीच में इसको पूरी प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया गया, जिसमें अगर हम कहें तो 111 प्लॉट अभी तक बेच दिए गए थे। वहां पर उनकी रजिस्ट्रियां भी हो गई थी और जिसमें से बताया गया कि 109 लोग जो है एक विशेष समुदाय कहे तो मुस्लिमों को प्लॉट दी गई थी और जिसको देख के लगातार वो भी सारे उत्तराखंड के नहीं थे, अन्य राज्यों के थे, जिसको लेकर लगातार शिकायतें चल रही थी। और फिर जब ये सब चीजें क्लियर हुई, इनके चालान हुए, नोटिस जारी हुए, सारी चीजें, और जब सारी चीजें निकल के आई कि ये मामला पूरी तरह से अवैध है, नियमों के विरुद्ध है, तो इसको भारी पुलिस बल और अधिकारियों के साथ इसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कमल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। एसटीएफ की पुलिस कप्तान नवनीत सिंह भुल्लर द्वारा ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को उत्तराखंड के समस्त जनपदों में कड़ी निगरानी रखते हुए कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है, जिसके चलते उत्तराखंड एएनटीएफ ने थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस के साथ संयुक्त अभियान चलाकर एक नशे के सौदागरों को सामुदायिक भवन मोथरोवाला से गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से 163 ग्राम अवैध स्मैक और 63,000 से अधिक नगद रुपए बरामद किए हैं और ऐसे में बरामद स्मैक की कीमत 54 लाख रुपए आकी गई है। पूछताछ में अभियुक्त आशीष सिंघल ने बताया है कि वह बरामद स्मैक जनपद बरेली उत्तर प्रदेश से होकर आया था। अभियुक्त पेशे से सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था और ऐसे में आशीष पूर्व में कोतवाली देहरादून से एनडीपीएस एक्ट में जेल जा चुका है। नशा तस्कर स्मैक को स्थानीय बस दस्तर पर छोटी छोटी पुड़िया बनाकर सप्लाई करता था। आरोपी से बरामद की गई रकम भी सप्लाई की गई स्मैक से हो रही थी जो प्राप्त की गई है। गिरफ्तार आरोपी के न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। एसटीएफ पुलिस कप्तान नवनीत सिंह भुल्लर ने जनता से अपील की है कि नशे से दूर रहे, किसी भी प्रकार के लालच में आकर नशा तस्करी न करें। नशा तस्करी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के तत्काल निकटतम पुलिस स्टेशन या फिर एसटीएफ उत्तराखंड से संपर्क करें। एसटीएफ के ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। और वहीं एसएसपी मणिकांत मिश्रा की त्वरित कार्रवाई से दुबई में फंसा युवक अपने परिजनों के साथ वापस लौट आया है। जी हां, दरअसल उधम सिंह नगर के किक्षा के रहने वाले विशाल के परिवारजनों ने जो है बासकोटान यात काशीपुर में सूचना दी थी। उन्होंने बताया कि उनके पुत्र विशाल के काशीपुर मोहल्ला अलीखा निवासी समीर नाम के एक एजेंट के द्वारा दुबई भिजवाया गया है, जहां दुबई में उनके पुत्र विशाल का स्वास्थ्य खराब हो रहा है और वे मानसिक रूप से भी वहां के रहन सहन को लेकर परेशान हो रहा है और बार बार वापस आने की गुहार लगा रहा है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा द्वारा उपरोक्त सूचना पर त्वरित संज्ञान लेते हुए विशाल का घर वापस बुलाए जाने के लिए निर्देशित किया गया है। प्रकरण में एजेंट समीर से संपर्क कर विशाल को तुरंत घर वापस बुलाने की हिदायत दी गई, जिस पर तुरंत कार्रवाई के चलते विशाल सकुशल अपने घर किच्छा लौट आया है। विशाल और उसके परिजनों ने पुलिस कार्यालय रुद्रपुर में एसएसपी मणिकांत मिश्रा से मुलाकात कर उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा की गई तुरंत कार्रवाई पर एसएसपी मणिकांत मिश्रा का आभार व्यक्त किया।
और जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान सलीमा निवासी रामनगर के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद किया है। दरअसल वादी अब्दुल रहमान ने पुलिस को शाहिद के खिलाफ चाकू से वॉर कर जाने से मारने की धमकी देने की शिकायत दाखिल की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद नैनीताल के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी रामनगर के पर्यवेक्षण और प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित स्थानों पर दबिश दी, जिसके चलते पुलिस ने आरोपी को रेलवे ग्राउंड रामनगर से गिरफ्तार किया। हरिद्वार के बेलवाला क्षेत्र से लापता हुई 4 साल की मासूम का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बच्ची बीते 13 मई से लापता थी। उसका शव मनसा देवी मंदिर टनल के पास एक कोने में बरामद हुआ है। पुलिस ने प्रथम दृष्टया मामलों में गला घोंटकर हत्या की आशंका जताई है। वहीं हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच की है। उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारियों को त्वरित जांच के निर्देश दिए हैं। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने बताया है कि मासूम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत की वजह सामने आ सकेगी और यह भी सामने आएगा कि मासूम के साथ किसी तरह की कोई दरिंदगी हुई है या नहीं। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। कल शाम को पंबन दास जो गड्ढा पार्किंग क्षेत्र में रहते थे, उनके द्वारा पुलिस को अवगत कराया गया था कि उनके पास ही रहने वाला एक व्यक्ति सूरज उनकी एक बहुत ही छोटी बच्ची को लेकर घर से निकला हुआ है। उन्होंने पहले उसे खोजने का प्रयास किया, उसके बाद वो पुलिस के पास आए। पुलिस ने तत्काल अपहरण का मुकदमा कायम करके सभी जितने भी हमारे वेयरअबाउट्स थे उसमें खोजने की कोशिश करी। आज उस बच्ची की डेड बॉडी यहाँ मिली है। अभियुक्त अभी फरार चल रहा है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी उसकी अरेस्टिंग करेंगे और सख्त से सख्त सजा इसमें उसको दिलाई जाएगी। अभी उसका पीएम के लिए भेजा गया है। डॉक्टर की रिपोर्ट का अभी आने का इंतजार है, वेट है। उसके बाद जो है सही निर्णय पर हम लोग पहुंच पाएंगे। किंतु इसकी हत्या में और इसके अपहरण में जो भी व्यक्ति शामिल है उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी पकड़ के उसको आवश्यक जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो उस पर की जाएगी। लोगों की जो प्रथम दृष्टया जो अभी तक की जो एनालिसिस है उसमें हत्या के साथ रेप की भी हमें संभावना प्रतीत हो रही है। हालांकि पीएम रिपोर्ट के बाद ही चीजें और क्लियर हो पाएंगी, लेकिन जो अभियोग जो कायम है वो 302 के साथ संबंधित धाराओं में कायम किया जाएगा। उसके बाद जो भी वैधानिक कार्रवाई है उसमें होगी। और वहीं चारधाम यात्रा अब रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ यात्रा में उमड़ती हुई नजर आ रही है। चारों धामों में भारी तादाद में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। चारों धामों में भगवान के दर्शन के लिए देश विदेश से पहुंच रहे श्रद्धालु, अब तक 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे चारों धामों में श्रद्धालुओं की देखी जा रही है भीड़। शासन प्रशासन ने यात्रा मार्गों पर तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त की हैं। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं करना पड़ेगा सामना। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में दिख रहा गजब का उत्साह। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का लगातार हो रहा है आगमन। यमुनोत्री धाम में 1,49,208 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। 1,36,058 श्रद्धालुओं ने किया मां गंगा का आशीर्वाद लिया। वहीं केदारनाथ धाम में सबसे अधिक भक्तों का तांता लगा। 3,34,019 श्रद्धालुओं ने किए बाबा केदार के दर्शन। 1,79,938 श्रद्धालुओं के लिए बद्रीनाथ धाम के दर्शन। यात्रा को सरल और सुगम बनाने के लिए सरकार ने किए हैं पुख्ता इंतजाम। बिना पंजीकरण के श्रद्धालु नहीं जा पा रहे हैं 4 धाम, और ऐसे में चारों धामों में श्रद्धालुओं के पंजीकरण कराना होगा अनिवार्य। चारों धाम यात्रा के आला अधिकारी कर रहे हैं मॉनिटरिंग। और गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब ऋषिकेश से 22 मई को सीएम धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह जो पहले जत्थे को करेंगे रवाना। 25 मई को खुलेंगे गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के कपाट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।